वो अपनी पूरी लाइफ मुर्दों के बीच बिताती रही, पर फिर एक कॉप्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। मेन के एक शांत शहर एम्पोर्ट में साल 1998 की बात है। एक नॉर्मल से दिखने वाले फैमिली होम के अंदर एक बहुत ही भयानक सीन दिखाई देता है। पूरे फर्श पर ब्लड फैला हुआ है, जो साफ बता रहा है कि यहाँ कितनी बेरहमी से स्ट्रगल हुआ था। एक औरत की डेड बॉडी ठंडी और बेजान पड़ी है। उसके पास ही उसकी छोटी बेटी सैम चुपचाप बैठी है और समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हो गया है। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और हार्ट ब्रेकिंग पल में वो रेंगते हुए अपनी माँ की बॉडी के पास जाती है और ब्रेस्ट फीड करने लगती है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है साल 2022 में। सैम अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, वो अब बड़ी हो चुकी है और कैलिफोर्निया के विटियर में एक मोर्टिशियन के तौर पर काम कर रही है। उसकी पूरी लाइफ अब मौत, एम्बामिंग और लाशों को फाइनल राइट्स के लिए तैयार करने के इर्द गिर्द घूमती है। वो दुखी परिवारों को, उनके करीबियों को आखिरी बार गुड बाय कहने में मदद करती है। भले ही उसका काम डार्कनेस से भरा है, पर सैम इसे बहुत ही वार्मथ और केयर के साथ करती है। एक फ्यूनरल सर्विस के बाद उसके बॉस और फ्यूनरल डायरेक्टर मिस्टर हेंडरसन उसे बाहर रोकते हैं और उसके डेडिकेशन की तारीफ करते हैं। वो सैम की कंपैशन और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए उसे एक अच्छा खासा रेज भी देते हैं। सैम बहुत एक्साइटेड होकर घर जाती है ताकि ये न्यूज़ अपने बॉयफ्रेंड जेसी को सुना सके, जो एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। दोनों उस रात सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं। खुशी के इस माहौल में सैम जेसी के साथ इंटीमेसी शुरू करने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वो कोर्ट के लिए निकले, लेकिन जेसी प्यार से मना कर देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इतनी सफाई और स्क्रबिंग के बाद भी सैम से फॉर्मेल्डिहाइड की हल्की सी स्मेल आती रहती है। उस रात बाद में सैम अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ वाइन पीते हुए अपना मन हल्का करती है। उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि शायद जेसी का रिजेक्शन सिर्फ उस स्मेल की वजह से नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। सैम अपना डर सामने रखती है। उसे लगता है कि जेसी उसके काम के प्रति उसके प्यार को नहीं समझता। उसे शक है कि जेसी शायद मौत के साथ उसके इस कनेक्शन से अनकंफर्टेबल है, या शायद उसे इससे नफरत है। उसकी फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर जब उससे पूछा गया कि क्या वो जेसी के लिए अपनी जॉब छोड़ देगी, तो सैम हेजिटेट करने लगती है। वो कहती है कि मोर्टिशियन होना उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक कॉलिंग है। वो मरने वालों के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करती है और उसे लगता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परिवारों को उनके दुख में सहारा दे। लेकिन अगले दिन काम पर कुछ बहुत ही अनयूजुअल होता है। जब सैम एक आदमी की बॉडी को सर्विस के लिए तैयार कर रही होती है, तभी एक नया एम्प्लॉई चार्ली, जो कि एक ग्रेव डिगर और रिमूवल टेक्नीशियन है, एक दूसरी कॉप्स लेकर कमरे में आता है। उसे बॉडी हैंडल करते देख सैम नोटिस करती है कि चार्ली बॉडी बैग में कुछ फुसफुसा रहा है और फिर चुपचाप बाहर निकल जाता है। सैम की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो बाद में चार्ली से इस बारे में पूछती है। चार्ली बहुत ही ईमानदारी से समझाता है कि वो मरने वाले को शुक्रिया कह रहा था कि उसने उसे उसकी आखिरी जर्नी में मदद करने का मौका दिया। चार्ली के लिए उसका काम सीक्रेट है और उसका मानना है कि हर बॉडी को ग्रैटिट्यूड और रेवरेंस मिलनी चाहिए। सैम उसकी ये पर्सपेक्टिव सुनकर दंग रह जाती है। उस शाम सैम जेसी के लिए तैयार होने में एक्स्ट्रा वक्त लगाती है, लेकिन जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सैम के दिमाग में अचानक चार्ली का ख्याल आ जाता है। दिन बीतते हैं और सैम और चार्ली के बीच बातें बढ़ने लगती हैं। वो मौत, आफ्टर लाइफ और अपनी पसंद नापसंद पर फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। वो अलग अलग कल्चरल फ्यूनरल ट्रेडिशंस पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। चार्ली तो सैम को यहाँ तक कहता है कि उसे अपनी ट्रू नेचर को अपनाना चाहिए और सिर्फ जेसी को खुश रखने के लिए अपनी पैशंस को दबाना नहीं चाहिए। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट में चार्ली अपना दर्दनाक पास्ट शेयर करता है। उसने एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुए क्रैश में अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। उसकी वल्नरेबिलिटी देखकर सैम को भी हिम्मत मिलती है कि वो अपने ट्रॉमा और अपनी माँ की दर्दनाक मौत के बारे में उसे बताए, एक ऐसी बात जो उसने आज तक किसी से शेयर नहीं की थी। पर जैसे ही वो बोलने वाली होती है, उसका फोन बज उठता है। जेसी का कॉल है। उसके पेरेंट्स घर पहुंच चुके हैं। सैम तुरंत घर की तरफ भागती है। वो जेसी के पेरेंट्स से भी मिलना चाहती है और साथ ही चार्ली के साथ उस अधूरे पल को पूरा करने के लिए बेताब है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, वहां एकदम सन्नाटा होता है। सारी लाइट्स बंद है। उसका हर कदम उस खामोशी में गूंज रहा है। तभी उसके जूतों के नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है, जो उसे सीधे उस याद में ले जाती है जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था। फर्श पर शार्ड्स ऑफ ग्लास यानी कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे,
बिल्कुल उस खौफनाक रात की तरह जब उसके घर में चोरी हुई थी और उसकी मां को हमेशा के लिए उससे छीन लिया गया था। अचानक पुराने जख्म ताज़ा होने से सैम पूरी तरह टूट जाती है और जमीन पर गिरकर रोने लगती है। तभी अंधेरे से जैसी आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी वार्मथ से सैम को थोड़ी राहत मिलती है, पर वो सुकून बस पल भर का था। अचानक लाइट्स चलती हैं और पूरा कमरा शोर और चीयर्स से गूंज उठता है। कहानी का ये क्लाइमैक्स सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहां देखिए इसका सुपर एंगेजिंग वर्जन। छिपे हुए फ्रेंड्स और फैमिली बाहर निकल आते हैं और पता चलता है कि यह सब एक रोमांटिक सरप्राइज था। जेसी ने एक ग्रैंड प्रपोजल प्लान किया था। अब मध्यम रोशनी में सैम को एहसास हुआ कि जिस कांच पर उसने पैर रखा था वो असल में उसके फेवरेट सीरियल के दाने थे, जिन्हें गुलाब की पंखुड़ियों के साथ एक हार्ट की शेप में सजाया गया था। लेकिन जेसी जिसे एक प्यारा और नॉस्टैल्जिक जेस्चर समझ रहा था, वो सैम के लिए किस्मत के एक क्रूर मजाक जैसा था। वो सीरियल जो उसकी मां की आखिरी याद थी, अब उस भयानक क्राइम सीन के मलबे की तरह बिखरा पड़ा था। सैम के लिए वो सीन आई लव यू नहीं कह रहा था, बल्कि उसके पुराने ट्रॉमा को चीख चीख कर याद दिला रहा था। खुद को संभालते हुए उसने बहुत ही धीरे से उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने समझाया कि वो सीरियल सिर्फ खाना नहीं था, वो उसकी मां के साथ उसका आखिरी टैंजिबल कनेक्शन था। आंसुओं को रोकते हुए सैम ने जेसी से कहा कि वो किसी ऐसी लड़की को डिजर्व करता है जो उसे पूरी तरह प्यार कर सके, ना कि कोई ऐसी जो अपने पास्ट के सायों में जी रही हो। और इसी के साथ वो वहां से चली गई। पीछे छोड़ गई एक ऐसा कमरा जहां जश्न का माहौल पल भर में कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक में बदल गया था। अगली सुबह का बोझ उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। मॉर्ग पहुंचकर सैम ने खुद को एक और मुश्किल काम के लिए तैयार किया। उसने लिस्ट के अगले नाम की ओर रुख किया जहां टैग पर लिखा था JN। अपनी प्रोफेशनल आदत के साथ जैसे ही उसने कवर हटाया, वो पत्थर की बन गई। सामने चार्ली था। वो चेहरा जो कभी लाइफ और एम्पैथी से भरा रहता था, आज एकदम बेजान, पीला और ठंडा पड़ा था। सैम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकते हुए उसका नाम पुकारने लगी। चार्ली ही उसकी वो सेफ स्पेस था, इकलौता इंसान जिसने उसे उसके घावों के साथ अपनाया था। सुकून की तलाश में उसने चार्ली के माथे पर एक किस किया, फिर खुद को रोक ना पाने की वजह से वो उसकी बॉडी के ऊपर लेट गई, उस ठंडी जगह पर गर्माहट तलाशने लगी जहां अब कुछ नहीं बचा था। और तभी चार्ली की बॉडी में हरकत हुई। एक ठंडा और बेजान हाथ अचानक सैम के पैर को पकड़ लेता है। सैम चीखती हुई डर के मारे पीछे हट जाती है, पर जब वो पलट कर देखती है तो वो स्लैब खाली थी। वहां चार्ली नहीं था, बस मौत की वो ठंडी महक फैली हुई थी। वो बेहवास होकर कॉरिडोर की तरफ भागती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। सामने चार्ली खड़ा था, बिल्कुल जिंदा। सैम उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब सिर्फ उसे उसके इमोशनल वॉइड से बाहर निकालने के लिए किया। उसने अपनी सांसें धीमी करने की दवा ली थी और एक प्रोस्थेटिक ऑटोप्सी इंसिजन का इस्तेमाल किया था। सब कुछ एक सोची समझी डिस्टर्बिंग प्लान का हिस्सा था ताकि सैम फिर से कुछ महसूस कर सके। पर सैम को यह सब धोखा लगा। उसने चार्ली पर मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाया। हार कर सैम ने उससे कहा, हम दोनों में कोई समानता नहीं है, और उसे उस ठंडी मॉर्ग में अकेला छोड़कर चली गई। 2 महीने बीत गए। सैम अब एक मेकअप काउंटर पर काम करती थी, मुर्दों की खामोशी से दूर एक अलग ही दुनिया। पर चार्ली की यादें साए की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी वेडिंग के दिन उसकी दोस्त डैनी ने नोटिस किया कि सैम कुछ बदली बदली और खोई हुई सी है। सैम ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बस एक बोरिंग और नॉर्मल लाइफ चाहिए। शादी की सेरेमनी बहुत खूबसूरत थी। सैम ने जेसी के साथ कस्में खाईं और उसे अपनी जिंदगी का एंकर बताया। बदले में जेसी ने उनके सफर का एक वीडियो मोन्टाज चलाया। सब कुछ बहुत स्वीट था। तभी स्क्रीन पर कुछ भयानक आता है। एक ग्रेनी क्लिप जिसमें सैम एक कॉप्स के साथ इंटीमेट होती दिख रही थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जेसी सन्न रह गया और गुस्से में सैम से जवाब मांगने लगा। तभी चर्च के दरवाजे खुलते हैं और चार्ली वहां खड़ा होता है। सैम चिल्लाकर पूछती है, क्या तुमने ये फिल्म किया? चार्ली मान लेता है कि उसने ये सब सैम को उसकी भावनाओं का एहसास कराने के लिए किया। गुस्से और शर्म से भरी सैम अपनी शादी का जोड़ा घसीटते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद सैम की लाइफ नर्क बन गई।
वो जहां भी जॉब के लिए जाती, लोग उसे सेक्स ऑफेंडर कहकर मना कर देते। कॉफी शॉप में लोग उसे ज़ॉम्बी कहकर बुलाते। उसका चेहरा एक मीम बनकर वायरल हो चुका था। टूट चुकी सैम ने एक गन खरीद ली। कुछ दिन बाद उसे चार्ली की हर्ष दिखाई दी। उसने उसका पीछा किया और उस पर गन तान दी। चार्ली ने आखिरकार सब सच उगल दिया। उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ उनके कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए किया था। उसने सैम को उसकी मां की याद दिलाई। कैसे बचपन में उसने अपनी मां की डेड बॉडी को जिंदा समझकर कई दिनों तक उसकी देखभाल की थी। सैम फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो याद सच थी। निराशा में सैम ने गन अपनी कनपटी पर रख ली। चार्ली उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और साथ रहने का वादा करने लगा। सैम को लगा कि शायद वो मान गई है, पर अचानक उसने गन चार्ली की तरफ घुमाई और उसके पेट में शॉट मार दिया। चार्ली सीधे उसी कब्र में जा गिरा जो उसने खुद खोदी थी। उस अजीब और ट्विस्टेड पल में दोनों के बीच एक आखिरी गहरा रिश्ता बना और फिर सैम ने उसे दफनाना शुरू कर दिया। मिट्टी के हर फावड़े के साथ वो अपना सारा दर्द, अपना पास्ट और अपनी ऑब्सेशन दफन कर रही थी। वो पीछे छोड़ गई एक ऐसी कब्र और एक ऐसी कहानी जिसे शायद कोई कभी समझ नहीं पाएगा।